हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट का कंप्यूटर का ज्ञान। अभी तक हम लोग टोटल 3 पार्ट को स्टडी कर चुके हैं। पेपर 3 के अंदर जो है आपका झारखंड का सामान्य ज्ञान और आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का ज्ञान। इससे रिलेटेड टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सिर्फ आपका MCQ ही नहीं बल्कि वो सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो आपका एग्जाम में आ सकता है। हम लोग सिर्फ MCQ ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोगों को बनाने में दिक्कत ना हो। अभी टोटल जो भी वीडियो बना है उन सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया हुआ मशीन जो था ना वो आपका विश्लेषित इंजन था। क्या था? विश्लेषित इंजन था। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं ना तो बात करते हैं हम लोग 1922 की। 1922 में चार्ल्स बेबेज ने डिफेंस इंजन को बनाया तथा सन 1857 में ना विश्लेषित इंजन का आविष्कार किया गया। इसे याद रखिएगा कि विश्लेषित इंजन का आविष्कार जो है वो आपका 1857 ईस्वी में किया गया। अगर इसे रिलेटेड हम लोग कुछ और चीज़ों को जानते हैं ना तो चार्ल्स बेबेज को ना कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसे याद रखिएगा। भारत में निर्मित सर्वप्रथम कंप्यूटर का नाम जो था वो आपका सिद्धार्थ था। कंप्यूटर के जनक किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। वहीं विश्लेषित इंजन का आविष्कार जो है वो आपका 1857 में किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने जो डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था वो आपका 1922 में हुआ था। ये सारा क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन के अंदर याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसमें से कौन ऐसा चीज़ है जिससे जो साबित नहीं करता है कि इसका ज़रूरत कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आप अगर ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के बहुउपयोगिता तथा समाज में व्यापकता की जागरूकता ये आपका कंप्यूटर नहीं देती है। दैट मीन्स का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बाकी जितने भी गुण हैं वो सारे कंप्यूटर में होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ICT का तात्पर्य है। ICT का तात्पर्य क्या होता है? तो जी हाँ, ICT का तात्पर्य जो है ना वो आपका है इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स। क्या है? इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स है। चलिए इसे रिलेटेड हम लोग कुछ बात को समझते हैं। तो आपको इसमें समझने वाली बस एक चीज़ यही है कि आपका ICT का अर्थ जो है वो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, इसे याद रखना है कि इसका अर्थ जो है वो आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से है। वहीं अगर हम लोग इसमें कुछ और चीज़ों को जानते हैं तो ये आपका ICT जो है ना इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ आपका दूरसंचार यानी कि टेलीफोन कम्युनिकेशन हो गया या फिर प्रसारण मीडिया और सभी प्रकार के जितने भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है लाइक ऑडियो एवं वीडियो प्रक्रमण, साथ ही साथ आपका प्रेषण यानी कि सेंडिंग भी इसमें शामिल होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर के मुख्य भाग है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? तो जी हाँ, कंप्यूटर के मुख्य 6 भाग होते हैं। इसे याद रखिएगा। अब 6 भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 में मॉनिटर, नंबर 2 कीबोर्ड, नंबर 3 स्पीकर, नंबर 4 CPU, नंबर 5 माउस और नंबर 6 प्रिंटर। इसे याद रखिएगा। ठीक है कि 6 भाग कौन कौन से होते हैं। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में अगर नेक्स्ट एग्जाम में आपका जब पूछा जाता है आपके पास 6 ऑप्शन दे दे, 6 का नाम दे और उसमें कुछ अलग नाम दिया रहे, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इन सारे नामों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? बताइए इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो जी हाँ, अगर हम लोग प्रचलित इनपुट डिवाइस की बात करते हैं ना तो वो आपका कीबोर्ड और माउस होता है। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है आपका कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाह्य डिवाइसेज डैश कहलाते हैं। यानी कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मोडेम जैसी बाह्य डिवाइसेज जो है वो क्या कहलाती हैं? तो ये आपके पेरिफेरल्स कहलाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, ये डिवाइसेज क्या कहलाती है? पेरिफेरल्स कहलाते हैं। और ये डिवाइसेज जो है ना वो आपका कंप्यूटर में फंक्शनलिटी को विस्तारित भी करती हैं। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि CAS का पूर्ण रूप है। CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जी हाँ, CAS का पूर्ण रूप जो है ना वो आपका होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या होता है? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं कंडीशनल एक्सेस सिस्टम की तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम जो है वो आपका टेलीविज़न प्रसारण यानी कि टेलीविज़न पॉडकास्टिंग की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत ग्राहक अपनी पसंद के पे चैनल देख सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको इसमें याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर
नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ना वो आपका क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। बाकी के जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं। तो बेसिकली एक ड्राइव के अंदर सिर्फ एक ही प्राथमिक विभाजन होते हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पे निर्भर करता है? जी हाँ, वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो आपका निर्भर करता है डेटाबेस पे। किस पे निर्भर करता है? डेटाबेस पे निर्भर करता है ना। और अगर हम लोग इसमें एक चीज़ देखें ना तो आधुनिक प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क तथा रैम स्मृति के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान जो है ना वो आपका वर्चुअल स्मृति के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा तेज हो सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि IBM ODS है, क्या है एक? तो IBM ODS जो है वो आपका एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ये आपका एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे याद रखिएगा। और बेसिकली इसे पर्सनल ऑपरेटिंग डिस्क कंप्यूटर सिस्टम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि एकल उपयोगकर्ता प्रचालन तंत्र यानी कि सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो करने के लिए बनाया गया है। इसमें बेसिकली एक समय में केवल एक ही यूज़र यानी कि एक ही उपयोगकर्ता जो है इसमें कार्य करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यूनिकोड प्रदान करता है। यूनिकोड क्या प्रदान करता है बताइए? तो जी हाँ, यूनिकोड जो है ना वो आपका प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। याद रखिएगा, यूनिकोड क्या प्रदान करता है? तो ये आपका प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। ठीक है, जिसमें अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो कंप्यूटर मूल रूप से जो है ना वो आपका नंबर से संबंधित होता है। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है। तो बाइनरी भाषा जो है ना वो आपका बेसिकली 2 अंकों से बनी होती है, जिसमें आपका 0 और 1 जो है वो शामिल होता है। बेसिकली अगर इसमें हम लोग देखें ना तो आधुनिक कंप्यूटर जिन्हें डिजिटल मशीन कहा जाता है ना वो केवल यही 2 लैंग्वेज को समझता है ना, 0 और 1 को समझता है, इसीलिए इसे बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपके पास सर्च इंजन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सर्च इंजन नहीं है? तो जी हाँ, आपका और कुछ जो है ना सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डैश एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। तो जी हाँ, वो क्या होता है? आपका वायरस होता है ना। आपको सेम टू सेम लगेगा कि नहीं ये एप्लीकेशन जो है वो ओरिजिनल एप्लीकेशन है, बट वो एक्चुअली में ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं होता है, वो आपका बस उसका डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो उसे बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग? वायरस बोलेंगे ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाले पेरिफेरल्स प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि वो पेरिफेरल्स प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जी हाँ, वो पेरिफेरल्स प्रक्रिया जो है ना वो आपका बेसिकली ऑथराइजेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑथराइजेशन कहलाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभिनिर्धारण करता है। किस चीज़ का अभिनिर्धारण करता है? तो देखिए, वेबसाइट एक यूनिक नाम है, ये तो है, जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वेबसाइट का अभिनिर्धारित करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो जी हाँ, वो सॉफ्टवेयर आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ना वो आपका एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जो है आपका MS ऑफिस। अगर MS ऑफिस की बात की जाए ना तो MS ऑफिस का प्रथम संस्करण यानी कि प्रथम वर्जन जो है वो आपका 22 मई 1990 को आया था। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इस क्वेश्चन के जगह पे वो क्वेश्चन पूछ ले तो उसे आप याद रखिएगा। ठीक है, MS ऑफिस के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। तो जी हाँ, पेज पे बेसिकली 4 मार्जिन होते हैं, जो है आपका टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है और लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है, किसे एक डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है? तो जी हाँ, वो है आपका मेटा डेटा रिपोजिटरी। मेटा डेटा रिपोजिटरी को एक डाटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इस तरह से बेसिकली हम लोग जेएसएससी सीजीएल के अंदर पेपर 3 का कंप्यूटर का जितना भी प्रैक्टिस सेट 1 से क्वेश्चन बन सकते थे, टोटल 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं। इसमें जितना भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया गया है उन सारे कॉन्सेप्ट को आप जरूर समराइज़ कीजिएगा, क्योंकि वो सारा जो है ना वो आपका एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वो क्वेश्चन टैली ना करके इसमें जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो कॉन्सेप्ट आ जाए। इसलिए आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं स्टडी करना, बल्कि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताया जा रहे हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझना और उसे याद करना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को स्टडी करते रहिए। इसमें 10 सेट बने हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग 2 दिन में सेट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग टोटल 4 पार्ट को पढ़े हैं, 2 पार्ट अभी छूटा हुआ है, 2 पार्ट को हम लोग लास्ट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सारे सेट से 4-4 पार्ट को 2-2 दिन में स्टडी करने का टारगेट लिए हैं। ये आपका घट सकता है, बढ़ेगा नहीं लेकिन घट सकता है। ये आपका एक दिन में हो सकता है कि एक दिन में आपको चारों का चारों आपका एक सेट के अंदर जो 4 पार्ट है ना वो चारों पार्ट आपको एक ही दिन मिले। तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से आपका चारों पार्ट जो है वो आपका एक ही दिन लाइव होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए, जितना हो सके उतना हम लोग सेट पेपर से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये आपका अंतिम प्रहार है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया तो यकीन मानिए आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है वो आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।